नमस्कार मित्रों, तो कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे ये क्लास 10th का टॉपिक है। आपके क्लास 10th का जो चैप्टर 2 है अम्ल क्षार तथा लवण, उसका ये टॉपिक है। ठीक, आज हम देखेंगे कि प्रबल अम्ल प्रबल क्षार क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल को देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सूचक। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो सूचक है इसका एमसीक्यू और इसका थ्योरी दोनों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और इसका जो एग्जाम्पल है कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विद ऋषभ पर। अम्ल क्षार और लवण, इसका एक पोर्शन आप पीछे मतलब एसिड बेस सॉल्ट का हो भी चुका है। ये इसका लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का। जैसे हम पीछे बात किए थे, अभी सूचक नहीं है कि अम्ल क्या होते हैं। तो जब हम बात किए थे कि अम्ल क्या होते हैं तो हमको पता चला था कि जो H+ आयन देते हैं वो अम्ल है, और क्षार क्या होते हैं, जो OH- आयन देते हैं वो क्षार है। जो H+ देता वो अम्ल, जो OH- आयन देता है वो क्षार। अब बात आता है कि अम्ल और क्षार में कौन प्रबल अम्ल है और कौन दुर्बल अम्ल है, और क्षार में कौन प्रबल क्षार है कौन दुर्बल क्षार है। तो इसका मतलब क्या होता है पहले समझते हैं कि प्रबल अम्ल का मतलब क्या हुआ। ठीक है, जैसे अम्ल ना 2 टाइप का है। अम्ल कितने टाइप का है आपका, 2 टाइप का है। या तो हो सकता है कि वो प्रबल अम्ल हो, या तो हो सकता है कि वो दुर्बल अम्ल हो। ठीक, क्षार भी 2 टाइप का हो सकता है कि वो प्रबल क्षार हो, या हो सकता है कि वो दुर्बल क्षार हो। अब हम प्रबल क्षार दुर्बल क्षार या प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल कहेंगे किसको। देखिए, जो प्रबल अम्ल है, ठीक है, इसका एग्जांपल हम एक समझते हैं HCl। अगर वियोजित होने पे 100% अगर वियोजन हो रहा है, मतलब 100 विलयन में पूरी तरह से H+ आयन मिल रहा है, ठीक है, पूर्ण रूप से H+ आयन मिल रहा है, तब तो वो प्रबल अम्ल है। लेकिन H+ आयन पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा है तो वो प्रबल अम्ल नहीं है। उस तरीके से प्रबल क्षार, क्षार देखिए अम्ल वो होता है जो H+ देता है। तो विलयन में अगर अपना पूरा H+ निकाल के दे देगा, या जितना ज्यादा H+ देगा उतना ज्यादा वो अम्लीय होगा। जितना ज्यादा H+ देगा उतना ज्यादा अम्लीय होगा। ठीक, और जितना कम H+ देगा वो उतना कम अम्लीय होगा। कम अम्लीय मतलब दुर्बल अम्ल में आएगा, और H+ अगर ज्यादा देगा, बहुत ज्यादा दे दिया, तो वो प्रबल अम्ल में आ जाएगा। अब क्षार देखते हैं। क्षार का पहचान है कि ये OH- देता है। तो जितना ज्यादा OH- देगा, विलयन में वियोजित होने पर जितना ज्यादा OH- आयन देगा उतना वो प्रबल क्षार होगा, और जितना कम OH- आयन देगा उतना वो दुर्बल क्षार होगा। ठीक, चलिए हम एग्जांपल देख लेते हैं। प्रबल अम्ल का एग्जांपल है HCl। जिसको नहीं पता उसको हम बोल देते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड, HClO4, परक्लोरिक एसिड। ठीक है, परक्लोरिक एसिड, ऐसे पर क्लोरिक एसिड। HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, और यह है क्लोरिक एसिड। बस यहाँ से पर हटा दीजिएगा और क्लोरिक एसिड लिख दीजिएगा। ठीक, दुर्बल अम्ल में याद रखिएगा एसिटिक एसिड, CH3COOH। एसिटिक एसिड जो होता है वो दुर्बल अम्ल होता है। HCOOH ये फॉर्मिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है, ये फॉर्मिक एसिड है। ये बेंजोइक एसिड है, C6H5COOH। ठीक है, ऐसे C डबल सिंगल बॉन्ड OH, ऐसे भी इसको बना सकते हैं। ये बेंजीन हो गया, C डबल सिंगल बॉन्ड OH, ये बेंजोइक एसिड है। ठीक, चलिए C2H2O4 ऑक्जेलिक एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, HNO2 नाइट्रस एसिड, नाइट्रस। ठीक है, नाइट्रस। H2SO3, देखिए H2SO4 सल्फ्यूरिक था, ये सल्फ्यूरस है, सल्फ्यूरस। HNO3 नाइट्रिक था, ये नाइट्रस है। ठीक, अब देखते हैं प्रबल क्षार। सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, ये सब प्रबल क्षार की कैटेगरी में आते हैं।
दुर्बल क्षार की कैटेगरी में कौन आता है? तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार है, मतलब ये सही OH माइनस आयन विलयन में नहीं देता है। NCH3 का थ्राइज, ठीक, यह है ट्राई मिथाइलामाइन, ठीक, ये क्या है आपका? ट्राई मिथाइलामाइन। अब इसके बाद आपका एक नोट बचता है, देखिए नोट हम यहाँ पे इसलिए डाले हैं क्योंकि जो वाटर है, अच्छा ये पिरिमिडीन है, पिरिमिडीन, ठीक। नोट में यहाँ पर जो H2O है, H2O आपका देखिए ये आपका वीक एसिड और वीक बेस दोनों होता है, ठीक है। एसिड वीक मतलब जो वाटर है वो वीक एसिड भी हो सकता है और वो वीक बेस भी हो सकता है, ठीक। कोई दिक्कत? चलिए, तो हमारा हो गया अम्ल। अगर पूरी तरीके से वियोजित हो रहा है विलयन में तो प्रबल अम्ल, नहीं हो रहा है तो दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल ये है, दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल ये है। पूरी तरीके से OH माइनस आयन दे रहा है तो प्रबल क्षार, नहीं दे रहा है तो दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार का एग्जाम्पल ये है और दुर्बल क्षार का एग्जाम्पल ये है। अब हम यहाँ पर इरेज कर देते हैं, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा इस चीज को, मतलब ये हेडिंग डाल के कि अम्ल दो टाइप के होते हैं, प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल, फिर ये बना दीजिएगा। फिर क्षार दो प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षार दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार में बता दीजिएगा कि जितना ज्यादा H+ देगा उतना ज्यादा वो प्रबल क्षार होगा, जितना कम जितना ज्यादा OH माइनस देगा उतना ज्यादा वो प्रबल क्षार होगा, और जितना कम OH माइनस देगा, ठीक है, वो क्या होगा? उतना दुर्बल क्षार होगा। अब बात करते हैं सूचक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। इस पे आपका मतलब इसके एग्जांपल से आपका MCQ भी आ सकता है और ये खुद लिखने के लिए भी आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। सूचक को इंग्लिश में कहते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये किसी चीज को इंडिकेट करेगा, किसी चीज को बताएगा, ठीक है। तो ये क्या बताता है? तो ये अम्ल या क्षार की पहचान करवाता है। ये क्या कराएगा? ये पहचान कराएगा अम्ल या क्षार की, ठीक। तो हम लिख सकते हैं कि सूचक वे पदार्थ होते हैं जो विलयन में अम्ल या क्षार की, हाँ, लेकिन ये यही बताएगा कि कौन अम्ल है कौन क्षार है, कौन कितना अम्लीय है कौन कितना क्षारीय है, ये नहीं बताएगा ये, ठीक, पहचान कराता है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर एक एग्जांपल छूट गया है, देखिए विटामिन C, इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, ठीक है, जो कि आपका खट्टे चीजों में पाया जाता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। ये भी एक वीक एसिड होता है, लिख लीजिए उसको। चलिए, तो सूचक वे पदार्थ होते हैं जो विलयन में अम्ल या क्षार की पहचान कराते हैं। कैसे कराएंगे? तो पहचान कराता है, ठीक, कैसे? तो रंग या गंध के माध्यम से। कैसे कराएगा? या तो गंध आएगा या तो रंग के माध्यम से, ठीक है। अब देखिए सूचक जो है 3 प्रकार के होते हैं। सूचक 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक वो जो प्रकृति में पाई जाती है, ठीक है, जैसे लिटमस, हल्दी, ये सब प्राकृतिक चीजें हैं। कृत्रिम सूचक वो जो हमको नहीं, जो प्रयोगशालाओं में कृत्रिम तरीके से लेबोरेटरी में बनाई गई है, ठीक है, तो इसको कृत्रिम या संश्लेषित सूचक भी कहते हैं। गंधी सूचक वो कि हमको गंध से पता चल जाए कि अम्ल है कि क्षार है। देखिए अगर हम लिटमस को अम्ल में डालते हैं तो ये लाल कलर का हो जाता है, ठीक है, लेकिन अगर लिटमस को क्षार में डालेंगे तो नीला हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन पूछता भी है कि अगर लाल लिटमस को हम अम्ल में डाल दें तो क्या होगा? तो अम्ल का तो खासियत ही है कि वो क्या करेगा? लाल करेगा। तो ये लाल लिटमस जो होगा, ठीक है, उसको अम्ल में डालेंगे तो वो और लाल थोड़ी करेगा। मतलब अगर हम रेड लिटमस को अम्ल में डाल रहे हैं तो कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, अगर लाल लिटमस को क्षार में डालेंगे तो क्षार क्या करता है? रेड लिटमस को क्षार क्या करेगा? ब्लू में चेंज कर देगा, ठीक है। तो लिटमस अम्ल में डालने पर लाल और क्षार में डालने पर नीला, लेकिन लाल लिटमस को अम्ल में डालेंगे तो नो चेंज, और नीले लिटमस को क्षार में डालेंगे तो नो चेंज, ठीक है। क्योंकि भाई अम्ल क्या करता है? लाल करता है। तो लाल लिटमस को अम्ल में डालेंगे और लाल करेगा भी तो कोई मतलब नहीं हुआ उसका, ठीक है।
चलिए आगे, हल्दी। हल्दी जो होता है उसको हम अम्ल में डालेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए जैसे नींबू होता है, हल्दी को अगर नींबू पे डालेंगे तो क्या होगा, नींबू के अंदर एक एसिड है ना, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक। तो हल्दी को अगर अम्ल में डाल दें, नीचे हल्दी रख ले, उस पर नींबू का रस गार दें, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो येलो का येलो ही रह जाएगा, ठीक है। तो नो चेंज, नो चेंज क्रॉस कर दिए। लेकिन हल्दी को अगर छार, अब उसी में आप थोड़ा सा चूना डाल दीजिए, तो चूना जो होता है ना वो बेसिक होता है, ठीक, वो बेसिक होता है, तो वो क्या करेगा, वो रेड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, वो क्या कर देगा, लाल हो जाएगा। दूसरा देखते हैं कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक में एक है फिनोफ्थिलीन, लिखा नहीं, ठीक है, फिनोफ्थिलीन। फिनोफ्थिलीन क्या करता है, फिनोफ्थिलीन को अगर हम अम्ल में डाल दें, फिनोफ्थिलीन को कहाँ डाल दें, अम्ल में डाल दें, ठीक है, तो अम्ल में डालने पर इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, अम्ल में डालने पर इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन फिनोफ्थिलीन को अगर क्षार में डाल दिया जाए तो ये पिंक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पिंक या गुलाबी हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से मेथिल ऑरेंज है, मेथिल ऑरेंज भी एक इंडिकेटर है। अब देखिए मेथिल ऑरेंज को अगर अम्ल में डाला जाए तो इसके लिए ट्रिक क्या देखिएगा, माई एप्पल इज रेड, ठीक है, रेड ऐसे एसिड, तो एसिड में डालने पर मेथिल ऑरेंज क्या हो जाएगा, रेड यानी लाल। एंड बनाना इज येलो, बनाना, बनाना से बी फॉर बेस, और बेस में जाने पर, एंड बनाना इज येलो, तो बेस में जाने पर क्या हो जा रहा है, येलो हो जा रहा है, ठीक, YELLO, येलो। गंधी सूचक में क्या है, थर्ड पॉइंट, प्याज का रस। नहीं है, प्याज के रस को अगर अम्ल में डालेंगे तो एक तीक्ष्ण गंध आएगी, लेकिन क्षार में डालेंगे तो कोई गंध नहीं आएगी। जो वेनिला है, वेनिला को अगर अम्ल में डाला जाएगा तो उसका स्मेल जैसे का तैसा रहेगा, लेकिन क्षार में डाला जाएगा तो कोई स्मेल नहीं आएगा। लौंग के तेल में अगर अम्ल अम्ल डाला जाए तो जैसा स्मेल पहले था अभी भी वैसा ही स्मेल रहेगा, लेकिन क्षार में डाला जाए तो फिर कोई स्मेल नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम पहचान करते हैं। जैसे मान लीजिए प्याज ले लिए, ठीक है, प्याज का रस निकाल लिए, उस रस को अम्ल में डाल दिए, तो अब जब अगर तीक्ष्ण गंध आ रही है, जैसे मान लीजिए दो चीज है, एक ए है एक बी है, ठीक, हमको पता नहीं है किसमें क्या है, हमको प्याज का रस मिला, प्याज का रस, अब इसमें डाल दिए, ठीक है, इसमें से तीक्ष्ण गंध आने लगी, इसमें से कैसी गंध आ रही है, तीक्ष्ण गंध, इसमें डाले प्याज के रस को, कोई गंध नहीं, तो भाई इसमें क्या भरा हुआ कि तीक्ष्ण गंध आ रही है, इसमें एसिड होगा इसलिए इसमें से तीक्ष्ण गंध आ रही है, इसमें कुछ नहीं है इसलिए इसमें से कोई गंध नहीं, सॉरी इसमें बेस है इसलिए इसमें से कोई गंध नहीं आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कर रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा सार्वत्रिक सूचक। और सार्वत्रिक सूचक को देखने के बाद हम देखेंगे कि दैनिक जीवन में हमारा पीएच जो है, दैनिक जीवन में पीएच हमारे लिए कैसे लाभदायक है, तो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व देखेंगे। इन्हीं दो टॉपिक को पढ़ने के बाद हम आज का लेक्चर समाप्त कर देंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अब सार्वत्रिक सूचक। चलिए तो हम देख लेते हैं कि जो सार्वत्रिक सूचक है वो क्या है। अभी हमने ये देखा था कि सूचक क्या होते हैं, ठीक, हमने सूचक को देखा, उसके प्रकार को देखा, लेकिन सूचक जो था, देखिए सूचक केवल हमको ये बता रहा था कि वो अम्ल है या वो क्षार है, वो हमको ये नहीं बता पा रहा था कि वो कितना अम्लीय है या कितना क्षारीय है, ठीक, वो अम्ल हमारे यूज लायक है कि नहीं। जैसे मान लीजिए अब हम कहें सिट्रिक एसिड, ठीक है, जो नींबू में पाया जाता है, ठीक है, और हम कहें कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक, एक हम कह रहे हैं सिट्रिक एसिड, एक हम कह रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये हमारे यूज लायक है, इसको हम पीते हैं पानी मिला करके, इसको क्या पी लेंगे, ये हमारे यूज लायक नहीं है। लेकिन अगर हम सूचक से देखें तो सूचक के हिसाब से क्या होगा, ये भी अम्लीय है और ये भी अम्लीय है, तो ये केवल यही बात बताएगा कि कौन अम्लीय है, कौन यूज लायक है, कौन नहीं है, या कौन कितना अम्लीय है, कौन कितना अम्लीय नहीं है। इस बात का पता हमको सूचक से नहीं चलता है, इस बात का पता चलता है हमको सार्वत्रिक सूचक से। किससे, सार्वत्रिक सूचक से, ठीक है। अब देखिए
सार्वत्रिक सूचक क्या है? किसी विलयन में अम्ल या क्षार की प्रबलता को ज्ञात करने के लिए सार्वत्रिक सूचक का प्रयोग करते हैं कि वो कितना अम्लीय है या कितना क्षारीय है। इस बात का पता कैसे चलेगा? तो सार्वत्रिक सूचक से चलेगा। ठीक है, जो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। सार्वत्रिक सूचक किसी विलयन में H+ आयन की सांद्रता को अलग अलग रंगों से दिखाता है। ठीक, आपने एक चार्ट, एक ग्राफ बना होगा ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे ब्लू, रेड, फिर बीच में ग्रीन, येलो, ऑरेंज, इस तरीके से ग्राफ बना है। ठीक, और वहां पे अलग अलग पीएच लिखे गए हैं उसके। हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं आप लोगों को। मान लीजिए हमारे पास एक बोतल में, इसमें एक सार्वत्रिक सूचक है। इसमें क्या है? सार्वत्रिक सूचक है। ठीक है, इसमें हमको नहीं पता क्या है, हमारे पास कुछ है। ठीक है, कुछ लिक्विड स्टेट में है और हमसे बोला गया कि पता करिए कि ये अम्ल है या क्षार है। और अम्ल है या क्षार है तो कितना अम्लीय है, ठीक है, या कितना क्षारीय है, ये हमसे पूछा गया। हम क्या करेंगे? हम सार्वत्रिक सूचक लेंगे, इसमें मिला देंगे। अब मान लेते हैं सार्वत्रिक सूचक मिलाएं। ठीक है, सपोज करिए इसका कलर रेड हो गया, इस तरीके का। ठीक, हम इसको इसमें डाल दिए, इसका कलर मान लीजिए चेंज होकर के ऐसा हो गया रेड। ठीक है, ऐसा हो गया, लाल हो गया। अब हमको जो स्केल मिला है इस पर हम देखेंगे, इस पर ना 0 से 14 तक लाइन होता है, 0 से 7 तक अम्ल होता है, 7 से 14 तक क्षार होता है। मान लीजिए ये वाला कलर, एक मिनट, ऐसा नहीं बनाना चाहिए। एक मिनट, 14, 7, 0। अब मान लीजिए ये जो लाल कलर है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये हो गया 14। मान लेते हैं कि इस 4 पर ये लाल वाला कलर आ रहा है। कलर ना, कलर नहीं, कलर। ठीक, 4, 4 नंबर पे क्या हो रहा है? लाल। तो हम कह देंगे कि इस विलयन का जो पीएच है वो 4 है। ठीक, उस विलयन का पीएच कितना है? 4 है। और 0 से 7 के बीच में क्या होता है? अम्ल। तो ये विलयन क्या हो जाएगा? ये विलयन हो जाएगा अम्ल। अम्ल हो जाएगा, अम्ल। ठीक है, समझ में आ गया बात? तो वही बोलना है कि कितना ज्यादा अम्ली है या कितना ज्यादा क्षारीय है, इस बात का पता हमको किससे चलेगा? तो सार्वत्रिक सूचक से चलेगा। और सार्वत्रिक सूचक जो होता है वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को कैसे बताता है? तो अलग अलग रंगों से बताता है। ठीक है, चलिए अब एक टॉपिक है हमारा पीएच स्केल। देखिए ये क्या होता है? किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता को दिखाने के लिए एक स्केल विकसित किया गया। ठीक, ऐसा एक स्केल है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पीओएच का पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड। इसमें H+ आयन की सांद्रता को दिखाने के लिए अलग अलग क्या करते हैं? कलर बना देते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको सार्वत्रिक सूचक वाला बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से उसको करते हैं। सार्वत्रिक सूचक क्या करता है? वो ये भी बता देगा कि वो कितना ज्यादा अम्लीय है या कितना ज्यादा क्षारीय है। इस बात को सूचक नहीं बता पाता। सूचक केवल ये बताएगा कि अम्ल है कि क्षार। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला टॉपिक, और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा। दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है? देखिए डेली लाइफ में पीएच का हमारे लिए बहुत महत्व है। अगर पीएच थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ, ठीक है, तो कुछ न कुछ समस्याएं आने लगेंगी। जैसे पहला देखिए, प्राणी के जो मतलब ह्यूमन या जो भी एनिमल्स हैं, ठीक है, उनके बॉडी का पीएच ना, उनके बॉडी का जो पीएच होता है वो 7 to 7.8 होता है। 7 to 7.8। ठीक, इसी पीएच के बीच में वो जिंदा रहते हैं। ठीक है, 7 से 7.8 पीएच का जो परास होता है, इसी परास के बीच में प्राणी जिंदा रहता है। ठीक, दूसरा देखिए, अगर उससे कम या ज्यादा हो, अगर मान लीजिए पीएच का परास प्राणी के
परास मतलब होता है रेंज, ठीक है, परास मतलब क्या होता है, रेंज, कि 7 से 7.8 के बीच का जो परास है इसमें प्राणी क्या है, जिंदा है, ठीक। अगर इससे कम हुआ या इससे ज्यादा हुआ तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। चलिए अब देखते हैं वर्षा। वर्षा का जो पीएच होता है, ठीक है, जो पानी बरसता है वो अगर वर्षा का पीएच है, ठीक है, तो उसका पीएच होता है 5.6। वर्षा के जल का पीएच कितना होता है, 5.6। लेकिन जब 5.6 से कम हो जाता है, ठीक है, वर्षा के जल का पीएच, वर्षा के जल का पीएच कितना हो जाएगा, 5.6 से कम, तब इस वर्षा को हम क्या कहेंगे, इस वर्षा को हम कहेंगे अम्लीय वर्षा। इस वर्षा को क्या कहा जाएगा, अम्लीय वर्षा। और जब अम्लीय वर्षा धरती पर आएगी तो आपको स्किन डिजीज होने लगेगा। जैसे मान लीजिए एसिड अगर आपके बॉडी पे आएगा तो क्या होगा, दिक्कत होगा, ठीक है, रैशेज या स्किन जलने लगेगा, इस तरीके की समस्याएं देखने को मिलेंगी। तो अगर वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हुआ तो उस वर्षा को क्या कहेंगे, अम्लीय वर्षा। हमारे मुंह का भी पीएच होता है, हमारे मुंह का पीएच 5.5, अगर इससे कम हुआ तो दांतों का झड़ना प्रारंभ हो जाएगा, मतलब दांत टूटने लगेगा, ठीक है। HCl, HCl जो होता है हमारे आमाशय में होता है। हम एक बायोलॉजी का लेक्चर बनाया है जिसका नाम है पाचन तंत्र। उस पाचन तंत्र में आपको वन शॉट में पूरी चीजें समझाई गई हैं कि हमारा बॉडी किस तरीके से फूड को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। अगर आप लोग डाइजेस्टिव सिस्टम देखना चाहते हैं तो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक। चलिए तो वहां पर आपको ज्यादा क्लियरली ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि आमाशय में क्या होता है, कौन से रस निकलते हैं, ठीक है, ये सब चीज। यहाँ पर केमिस्ट्री में उतनी बातें नहीं करनी है तो हम भी नहीं करेंगे। चलिए देखिए, लेकिन कुछ बात बता दे रहे हैं। HCl जो होता है ये कहाँ होता है, आमाशय में, ठीक। आमाशय से 3 टाइप का रस निकलता है, HCl, पेप्सिन और म्यूकस, ठीक। तो जो HCl होता है ये भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, क्योंकि जब भोजन आमाशय में आता है, आमाशय, पेट, जठर, जोन का नाम कह लीजिए, ठीक है, इंग्लिश में एक नाम है स्टमक, ठीक, इंग्लिश में एक नाम है स्टमक। तो जब स्टमक में आता है भोजन तो होता क्या है कि भोजन कहता है कि भाई हम तब पचेंगे जब अम्लीय माध्यम में हमको कन्वर्ट करोगे। तो HCl भोजन को अम्लीय माध्यम में कन्वर्ट कर देता है और उस समय प्रोटीन का पाचन होता है। लेकिन जब HCl ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो लोग कहते हैं कि अरे पेट दर्द कर रहा है, ठीक है ना, ज्यादा हो जाता है तो क्या दर्द करने लगता है, पेट दर्द करने लगता है, ठीक। तो उस दर्द से राहत पाने के लिए प्रति अम्लीय कोई क्षारक यूज करते हैं। जैसे आप लोग इनो पीते हैं, पेट दर्द होता है तो क्या पीते हैं, इनो। इनो क्या है, बेस है, ठीक है। या जब इनो नहीं था तो लोग खाने वाला सोडा यूज करते थे। आप लोग 10 रुपया का इनो न लेकर के थोड़ा सा खाने वाला सोडा भी अगर खाएंगे तब भी वो सेम काम करेगा, ठीक है बात। चलिए क्योंकि भाई पेट में एसिड बढ़ा है, ठीक, एसिड क्या हो गया है, पेट में ज्यादा हो गया है, ठीक, करना क्या है, कम। तो हम बेस लेंगे, अब बेस में हम खाने वाला सोडा लें, ठीक है, चाहे इनो लें, तो बेस क्या लेंगे, बेस लेंगे। जब एसिड और बेस मिलेगा तो ये क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, सॉल्ट बन जाता है और सॉल्ट न्यूट्रल होता है, ठीक है। चलिए तो ये हमारा आज तक का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। उस लेक्चर में हम आपसे चैप्टर 2 के एक सारे पॉइंट्स, मतलब आगे के सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। जैसे NaCl का विद्युत अपघटन है, ठीक, बेकिंग सोडा को बनाना है, धावन सोडा को बनाना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो ये सारी बातों को डिस्कस करेंगे और बोर्ड एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट होगा उस इंफॉर्मेशन के साथ उसको पढ़ते चलेंगे, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें। देखिए एक चीज हम बता भी दे रहे हैं, हमारे चैनल पर आपको 11th की केमिस्ट्री के लेक्चर, 10th के, 9th के, ठीक है, अभी धीरे धीरे, और 12th का एक चैप्टर हुआ है केमिस्ट्री का, ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों में से। तो अभी हम इसको नहीं ले रहे हैं, हम 9th, 10th और 11th को ले रहे हैं, ठीक। धीरे धीरे इस चैनल पर इन सब 9th, 10th और 11th के टॉपिक्स और 12th के टॉपिक्स अपलोड होंगे। जैसे जैसे हमको समय मिलता है हम वैसे वैसे इसको अपलोड करते रहेंगे। अगर आप लोग को कहीं पर कुछ सजेशन देना होता है तो आप कमेंट सेशन में बेझिझक सजेशन दीजिए कि हमको किस तरीके से और चलना चाहिए, आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक। जहां पर डाउट होता है वहां पर डाउट भी आप पूछिए, तो हम अगले लेक्चर में पहले आप लोग का डाउट क्लियर करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहे।